अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाज़ेब खानज़ादा। एक केस जिसने मजीद कई केसेस को जन्म दिया। बात कुछ आम मुलाजमीन से शुरू हुई, आखिर में नाम बड़े बड़े सियासतदानों का आ गया। मामला मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग का था, मगर जब तहकीकात हुई तो एक सिस्टमेटिक करप्शन की कहानी सामने आ गई। अरबों रुपए की हेरा फेरी का केस शुरू हुआ एक यूनिट की रिपोर्ट से, लेकिन उस वक्त किसी को तवक्को नहीं थी कि ये मामला बड़े सियासतदानों और ताजिरों तक जा पहुंचेगा। इतना बड़ा बड़ा प्ली बार्गेन होगा और एक सूबाई हुकूमत पर करप्शन में मुआवनत का इल्ज़ाम लग जाएगा। इब्तिदाई तौर पर सब खामोश थे, सब मुतमईन थे, लेकिन जैसे जैसे ये केस आगे बढ़ता गया, दावे होते रहे, तो ना सिर्फ एक जमात की सियासी क़यादत पर दबाव बढ़ा, बल्कि गिरफ्तारियां भी हुई। जो कुछ साल पहले बड़े बिजनेसमैन समझे जाते थे, आज वो जेलों में हैं, उनकी असासे मुंजमद हैं, मिल्स और फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि इस केस में सियासतदानों से लेकर बड़े बड़े बिजनेसमैन और सरकारी मुलाजमीन सब केसेस का सामना कर रहे हैं। कुछ मुल्जिमान बादामाफ गवाह बन गए हैं और कुछ ने प्ली बार्गेन करके खुद को इस केस से आज़ाद करा लिया है। लेकिन मरकजी मुल्जिमान अब भी मुश्किलात में घिरे हुए हैं, जिनमें आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर, ओमनी ग्रुप के सरबराह अनवर मजीद और अहम ब्यूरोक्रेट्स के नाम शामिल हैं। और ये केस है जाली अकाउंट्स का, जिसमें इल्ज़ाम अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का है। और ये मामला शुरू हुआ 2015 से। नवंबर 2015 में फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट की दरख्वास्त पर FIA कराची के एंटी करप्शन यूनिट ने कुछ मखसूस बैंक अकाउंट्स की तहकीकात का आगाज़ किया, जिनसे अरबों रुपए की ट्रांजेक्शन्स हुई थीं। FIA ने मुकदमा दर्ज किया और ये मामला कराची की बैंकिंग कोर्ट में चला गया, लेकिन उसमें कोई बड़ी पेशरफ सामने नहीं आई। 3 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने 5 जुलाई 2018 को इस केस में सुस्त रवि का नोटिस ले लिया और FIA को हुक्म दिया कि वो 29 बेनामी अकाउंट से होने वाली ट्रांजैक्शंस की तहकीकात का आगाज़ करे। फिर 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में नामजद मुल्जिमान को तलब किया, जिसमें आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर भी शामिल थे, जिन पर इल्ज़ाम था कि वो जाली अकाउंट से होने वाली ट्रांजैक्शंस के बेनिफिशरी हैं। मामला आगे बढ़ता गया। 5 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में पनामा तर्ज की GIT बनाई और FIA के एडिशनल डायरेक्टर एहसान सादिक की सरबराही में GIT तश्कील दी। GIT तहकीकात के दौरान मुसलसल अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश करती रही, जिसके बाद 24 दिसंबर 2018 को GIT ने अपनी हतमी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश की। और इसी दिन GIT रिपोर्ट की तफसीलात भी सामने आई, जिसमें हैरान कुन तफसीलात शामिल थी। और GIT ने अपनी रिपोर्ट में जो सिफारिशात पेश की, इससे मुल्क की सियासत में हलचल मच गई। GIT ने अपनी हतमी बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग करने के लिए 32 जाली अकाउंट्स खोले गए, जिनके जरिए 42 अरब रुपए की ट्रांजैक्शंस की गई। 32 जाली अकाउंट्स को चलाने के लिए ओमनी ग्रुप ने 11 जाली कंपनियां तश्कील दी, जिनका ना कोई असासा था, ना ही उन कंपनियों का कोई बिजनेस था, और ये कंपनियां कहीं रजिस्टर्ड भी नहीं थीं। इन 11 कंपनियों का मकसद मनी लॉन्ड्रिंग करना था। GIT ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि इन 32 जाली अकाउंट्स को ओमनी ग्रुप के मुलाजिम चलाते थे और इन अकाउंट से बिलवास्ता तौर पर जरदारी ग्रुप, बहरिया टाउन, सरकारी इदारे और सिंध हुकूमत के ठेकेदार ट्रांजैक्शंस करते थे। GIT ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि समिट बैंक और सिंध बैंक ने इन अकाउंट्स के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग करवाने में बुनियादी किरदार अदा किया। इन बैंकों की टॉप मैनेजमेंट, जिसमें हुसैन लवाई और बिलाल शेख शामिल हैं, वो जाली अकाउंट्स की ट्रांजैक्शंस का ज़ाती तौर पर जायजा लिया करते थे। GIT ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि हाईवे पर 11,297 एकड़ ज़मीन बहरिया टाउन को गैर कानूनी तौर पर अलॉट की गई। GIT के मुताबिक इसी तरह तकरीबन 20,000 एकड़ निजी ज़मीन गैर कानूनी तौर पर बहरिया टाउन कराची को अलॉट की गई। और इन दोनों अलॉटमेंट में सिंध हुकूमत, ज़िला इंतज़ामिया और पुलिस ने सहूलतकार का किरदार अदा किया, जिसके बदले में जाली अकाउंट्स में 10 अरब की रकम रेमिटेंसेस के तौर पर डाली गई। GIT ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि कराची के इलाके क्लिफ्टन में कायम बाग इब्न कासिम की 7,900 स्क्वायर यार्ड ज़मीन बहरिया आइकॉन टावर को गैर कानूनी तौर पर अलॉट की गई, जिसके बदले में डिंशा नामी शख्स को बहरिया आइकॉन प्रोजेक्ट में 50% शेयर्स दिए गए और इन 50% शेयर्स की मालियत तकरीबन 30 अरब रुपए है। GIT के मुताबिक डिंशा नामी शख्स आसिफ जरदारी का फ्रंट मैन है, जबकि आसिफ जरदारी ही उसके बेनिफिशरी हैं और वो ही इन शेयर्स के असल मालिक हैं। और 10 अरब के जो किकबैक सरकारी और निजी ज़मीनों की अलॉटमेंट के मद में हासिल करके जाली अकाउंट्स में डाले गए, इसके भी बेनिफिशरी आसिफ जरदारी हैं। और GIT ने दावा किया कि आसिफ जरदारी ने बिलवास्ता तौर पर सिंध हुकूमत के जरिए अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल किया
और ज़मीनों पर बहुत बड़ी हेर फेर की गई। जीआईटी ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि उसके सामने 767 अफराद पेश हुए। जीआईटी ने 924 अफराद और कंपनियों के 11,500 बैंक अकाउंट्स का जायजा लिया जो जाली अकाउंट से जुड़े हुए थे। जीआईटी रिपोर्ट में आसिफ जरदारी, उनकी बहन फरियाल तालपुर, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह, ओमनी ग्रुप, समिट बैंक के हुसैन लवाई, सिंध हुकूमत और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के मुबैना फ्रंटमैन के खिलाफ 16 मुकदमात कायम करने की सिफारिश की। जीआईटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर ओमनी ग्रुप को बतौर फ्रंट इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ इदारों पर असरअंदाज हुए। सिंध हुकूमत के अख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया गया। इस जीआईटी रिपोर्ट में अब तक की तहकीकात में जो करप्शन और जुर्म सामने आया है वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। जीआईटी ने सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की कि उसके पास जमा होने वाले शवाहिद की बुनियाद पर नैब को हिदायत की जाए कि वो 16 मुकदमात दायर करें। जीआईटी ने सिफारिश की कि पहला मुकदमा समिट बैंक के सरबरा हुसैन लवाई के खिलाफ बनाया जाए क्योंकि समिट बैंक का क़याम और उसकी तौसी गैर कानूनी है और उसका क़याम मुजरिमाना सरगर्मियों के जरिए किया गया, इसलिए नैब तहकीकात करके रेफरेंस दायर करे। इसके अलावा जीआईटी ने सिफारिश की कि दूसरा मुकदमा ओमनी ग्रुप के खिलाफ बनाया जाए क्योंकि उसने फ्रॉड करके नेशनल बैंक, सिंध बैंक और समिट बैंक से अरबों रुपए का कर्जा लिया। जीआईटी ने कहा कि तीसरा मुकदमा सिंध हुकूमत के खिलाफ बनाया जाए क्योंकि उसने ठट्टा और दादू की शुगर मिलों को सस्ते दामों फरोख्त किया। चौथा मुकदमा साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ क्योंकि उन्होंने गैर कानूनी तौर पर पाक लेन कंपनी के जरिए 1.5 अरब रुपए का कर्ज लिया। जीआईटी ने सिफारिश की कि पांचवा मुकदमा भी आसिफ जरदारी के खिलाफ बनाया जाए क्योंकि उन्होंने सरकारी गाड़ियां कुल मालियत का सिर्फ 15% अदा करके खरीदी और उनकी इंपोर्ट ड्यूटी की अदायगी जाली अकाउंट से ही की गई और ये गाड़ियां उस वक्त खरीदी गई जब आसिफ जरदारी सदर थे, जो अब भी उनके नाम पर रजिस्टर्ड है। जीआईटी ने छठा मुकदमा भी आसिफ जरदारी के खिलाफ बनाने की सिफारिश की और मौक़िफ़ अख्तियार किया कि उन्होंने सदर होते हुए लग्जरी बुलेट प्रूफ गाड़ियां इंपोर्ट की, उसकी इंपोर्ट ड्यूटी की अदायगी मरे हुए शख्स के नाम से की गई और उसी के नाम पर रजिस्ट्रेशन की गई। जीआईटी ने अपनी रिपोर्ट में 7वां मुकदमा फरियाल तालपुर के खिलाफ बनाने की सिफारिश की और मौक़िफ़ अख्तियार किया कि उन्होंने जरदारी ग्रुप के जरिए 1 अरब 22 करोड़ रुपए के किकबैक्स हासिल किए। और जीआईटी ने 8वां मुकदमा आसिफ अली जरदारी, बहरिया टाउन और सिंध हुकूमत के खिलाफ बनाने की सिफारिश की और मौक़िफ़ अख्तियार किया कि आसिफ जरदारी ने बहरिया टाउन से 8 अरब 30 करोड़ रुपए की किकबैक्स लिए और ये किकबैक्स साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के फ्रंटमैन मुश्ताक अहमद के नाम पर लिए गए। जीआईटी ने 9वां मुकदमा फरियाल तालपुर के खिलाफ बनाने की सिफारिश की और मौक़िफ़ अख्तियार किया कि फरियाल तालपुर ने जरदारी ग्रुप ने गैर जाहिर शुदा फार्म हाउस जो किकबैक्स की रकम से खरीदा उस पर भी मुकदमा बनाया जाए। जीआईटी ने 10वां मुकदमा बिलाल शेख और मुराद अली शाह के खिलाफ बनाने की सिफारिश की और मौक़िफ़ अख्तियार किया कि सिंध बैंक से ओमनी ग्रुप को कवायद की खिलाफ वर्जी करते हुए 24 अरब 93 करोड़ रुपए का कर्जा दिया गया। इसमें सिंध बैंक के सीईओ बिलाल शेख और सिंध के वजीर खजाना मुराद अली शाह मुलविस थे। जीआईटी ने 11वां मुकदमा मुराद अली शाह और बिलाल शेख के खिलाफ बनाने की सिफारिश की और मौक़िफ़ अख्तियार किया कि मुराद अली शाह और सिंध बैंक के सीईओ बिलाल शेख ने ओमनी ग्रुप को गैर कानूनी तौर पर 7 अरब 19 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी और ये सब्सिडी डूबती सनत की बहाली के नाम पर ओमनी ग्रुप के 4 पावर प्लांट्स को दी गई। जीआईटी ने 12वां मुकदमा यूनुस कुडवावी और सिंध हुकूमत के खिलाफ बनाने की सिफारिश की और मौक़िफ़ अख्तियार किया कि क्लिफ्टन कराची की कीमती ज़मीन केडीए और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सिंध से यूनुस कुडवावी को गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल की गई। इस ज़मीन में लाइब्रेरी, जिम खाना और मंदिर की ज़मीन भी शामिल है और इल्ज़ाम लगाया गया कि यूनुस कुडवावी आसिफ जरदारी के फ्रंटमैन हैं। इसके अलावा यूनुस कुडवावी के खिलाफ एक और केस की भी सिफारिश की गई जिसमें जीआईटी के मुताबिक यूनुस कुडवावी को शहर के कीमती मकामात पर गैर कानूनी तौर पर ज़मीन मुंतकिल की गई, वहाँ भी रिहायशी स्कीम पर शुरू कर दी गई। और जीआईटी ने 14वां मुकदमा मंजूर काका और सिंध हुकूमत के खिलाफ बनाने की सिफारिश की और मौक़िफ़ अख्तियार किया कि गैर कानूनी तौर पर स्टील मिल की 362 एकड़ ज़मीन मंजूर काका को मुंतकिल की गई। साथ ही जीआईटी ने 15वां मुकदमा सिंध हुकूमत के खिलाफ बनाने की सिफारिश की और मौक़िफ़ अख्तियार किया कि सिंध हुकूमत ने मुख्तलिफ ठेकों के लिए जाली अकाउंट से किकबैक्स वसूल किए। 16वां मुकदमा भी सिंध हुकूमत के खिलाफ बनाने की सिफारिश की गई जिससे मुतालिक मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि सिंध हुकूमत और महकमा तवानाई ने दो इदारों ओरिएंट एनर्जी और टेक्नोमैन के साथ मिलकर पैसे हुंडी के जरिए मुंतकिल किए। जीआईटी ने अपनी रिपोर्ट में तमाम मुल्जिमान का नाम ईसीएल में डालने की सिफारिश की थी। हुकूमत ने जाली अकाउंट्स केस की तहकीकात करने वाली जीआईटी रिपोर्ट की सिफारिश पर दिसंबर 2018 में 172 अफराद के नाम ईसीएल पर डाल दिए थे जिसमें वजीर आला सिंध मुराद अली शाह, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, फरियाल तालपुर का नाम भी शामिल था। फिर 31 दिसंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को इस फहरिस्त पर नजरसानी का हुक्म दिया, मगर हुकूमत ने मामला नजरसानी कमेटी को भेज दिया जिसके बाद 16 जनवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने जीआईटी रिपोर्ट की रोशनी में
जाली अकाउंट्स केस का फैसला सुनाया। जाली अकाउंट्स केस का 24 सफ़हात का फैसला जस्टिस एजाजुल अहसन ने लिखा। तहरीरी फैसले में कहा गया कि जीआईटी रिपोर्ट, जमाशुदा मवाद और शवाहिद फौरी तौर पर नैब को भेजे जाएं। जीआईटी के तमाम अराकीन नैब के साथ मिल जाएंगे और वो तहकीकात में नैब की मदद करेंगे। वो तमाम केसेस जो मुकम्मल नहीं हुए या फिर जिनके बारे में जीआईटी का कहना है कि उन पर मजीद तहकीकात की ज़रूरत है, उस पर जीआईटी सुप्रीम कोर्ट के दिए गए मैंडेट के मुताबिक काम करती रहेगी और अगर कोई शवाहिद मिलते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बगैर ही नैब को मुंतकिल कर देगी। तहरीरी हुक्म में कहा गया कि नैब को हिदायत की जाती है कि अगर वो महसूस करती है कि जीआईटी रिपोर्ट में हक़ाइक़ का जायज़ा लेने के बाद मजीद तहकीकात की ज़रूरत है तो वो तहकीकात कर सकती है, मगर ये इंक्वायरी ज़्यादा से ज़्यादा 2 माह की मुद्दत में मुकम्मल करना होगी। नैब जीआईटी की रिपोर्ट के पैराग्राफ 300 की सिफारिशात के मुताबिक अमल कर सकती है और मुतालिका अदालत में रेफरेंस दायर करेगी। सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी हुक्म में कहा गया कि जीआईटी का तमाम रिकॉर्ड नैब इस्लामाबाद मुंतकिल किया जाए और वहीं से इंक्वायरी अगर ज़रूरी हुई तो होगी और रेफरेंस तैयार किया जाएगा, फिर एहतसाब अदालत में दायर किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक चेयरमैन नैब रेफरेंस की तैयारी के लिए किसी अहल डीजी नैब को तैनात करेंगे। तो चेयरमैन नैब रेफरेंसेस हतमी नतीजे तक पहुंचाने के लिए डीजी नैब की सरबराही में टीम तश्कील देंगे जो रेफरेंस की तैयारी और रेफरेंस दायर करने के अमल को बर वक्त होने को यकीनी बनाएगी और नतीजे तक पहुंचने तक इसका फॉलोअप करेगी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक नैब रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराती रहेगी और वक्त का तयन सुप्रीम कोर्ट करेगी और चीफ जस्टिस मकसद के लिए अमल दरामद बेंच बनाएंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने अपने तहरीरी हुक्म में लिखा कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नाम फिलहाल ईसीएल से निकाल दिया जाए। बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह के खिलाफ अगर ठोस शवाहिद मिलते हैं तो वफाकी हुकूमत का नाम ईसीएल में डालने का इख्तियार होगा। इन दोनों के नाम जीआईटी का हिस्सा होंगे। ये कहा गया था कि इन दोनों के नाम जीआईटी से निकाल दिए गए हैं, मगर ऐसा नहीं हुआ, जिस पर पीपल्स पार्टी नाराज हुई। बिलावल भुट्टो बार बार कहते रहे कि ज़मानी फैसले में उनका नाम जीआईटी रिपोर्ट से निकालने का हुक्म दिया गया, लेकिन जब तहरीरी फैसला आया तो इस चीज़ को बदल दिया गया। उसी हियरिंग में पूरे पाकिस्तान के सामने, पूरे लीगल फ्रेटर्निटी के सामने, गवर्नमेंट के लॉयर्स के सामने, अटॉर्नी जनरल के सामने चीफ जस्टिस साहब ने अपना ऑर्डर सुनाया कि बिलावल भुट्टो बेगुनाह है। बिलावल भुट्टो का नाम जेआईटी से और ईसीएल से एक्सपंज किया जाए। और फिर जब रिटन ऑर्डर आता है जो शायद किसी और ने लिखा होगा, उसमें ये सेंटेंसेस थे ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करता हूं कि बड़ा मेहरबानी अपना रिकॉर्ड से, अपना टेप्स जो मौजूद है, अपना ट्रांसक्रिप्ट्स जो मौजूद है, उनको आप जरा फिर से देख ले। चीफ जस्टिस खोसा साहब ने रिसेंटली कहा है कि सच का सफर शुरू है सुप्रीम कोर्ट, तो उम्मीद है कि इस बात से सच का सफर शुरू होगा। साथ ही बिलावल भुट्टो ने जाली अकाउंट्स केस की इस्लामाबाद मुंतकली के फैसले को भी तनकीद का निशाना बनाया। केस सिंध का है, एफआईआर सिंध का है, अक्यूज्ड सिंध का है, बैंक अकाउंट सिंध के हैं, कंपनीज सिंध के हैं, ट्रांजैक्शन सिंध के हैं, मगर केस पिंडी का। पिंडी में ऐसा क्या है? और अब पीपल्स पार्टी ये मुतालबा कर रही है कि अगर सिंध हुकूमत असरअंदाज हो सकती थी, इसको बुनियाद बनाकर सिंध के केसेस आपने पिंडी में चलाए हैं, तो फिर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी असरअंदाज हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर पीटीआई की हुकूमत है। तो वहाँ के जो भी केसेस हों वो आप सिंध में चलाया करें अगर उनके मामलात हों, क्योंकि ये फार्मूला जो पीपल्स पार्टी पर अप्लाई किया, ये तरीके इंसाफ पर भी अप्लाई किया जाए। अब आम बात यह है कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार रवा साल जनवरी में रिटायर हुए तो आसिफ जरदारी ने बयान दिया कि उन्हें उम्मीद है कि मामलात अब ठीक हो जाएंगे, मगर ऐसा हुआ नहीं। केसेस ट्रांसफ़र हुए, मामला नैब के पास गया। अब तक नैब की तरफ से जाली अकाउंट्स केस में 6 रेफरेंसेस दायर हो चुके हैं। इन 6 रेफरेंसेस में 80 मुल्जिमान नामजद हो चुके हैं, जबकि 4 रेफरेंसेस में आसिफ जरदारी या तो मरकज़ी मुल्जिम है या फिर शरीक मुल्जिम है, जबकि फरियाल तालपुर भी एक रेफरेंस में शरीक मुल्जिम है। इसी तरह ओमनी ग्रुप से वाबस्ता मजीद फैमिली के खिलाफ भी रेफरेंसेस दायर हो चुके हैं। इस केस में अहम गिरफ्तारियां भी हुई हैं और इस केस में प्ली बार्गेन भी तेज़ी से हो रहा है। 10 जून 2019 को जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी में मजीद तौसी की दरख्वास्त मुस्तरद होने के बाद नैब ने आसिफ जरदारी को गिरफ्तार किया। 14 जून 2019 को नैब चेयरमैन ने फरियाल तालपुर की गिरफ्तारी के वारंट जारी किया, जिसके बाद उनके घर को सब जेल की हैसियत देकर उन्हें वहां कैद किया गया। इससे पहले 6 जुलाई 2018 को हुसैन लवाई को एफआईए ने गिरफ्तार किया था। 15 अगस्त 2018 को आसिफ जरदारी के करीबी साथी और ओमनी ग्रुप के सरबराह अनवर मजीद और उनके बेटे को अदालती इहाते से गिरफ्तार किया गया। 23 अक्टूबर 2018 को जाली अकाउंट्स केस की मरकजी मुल्जिम
असलम मसूद को इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार किया गया और ये वही असलम मसूद हैं जिनके 2 एतराफ़ी बयान भी आ चुके हैं। साथ ही इस केस में आला ब्यूरोक्रेट्स और दीगर मुल्जिमान की गिरफ्तारियां भी सामने आई हैं और अब तक 39 मुल्जिमान या तो नैब की तहवील में हैं या मुख्तलिफ जेलों में। साथ ही नैब इस केस में अब तक 10 मुल्जिमान से प्ली बार्गेन के जरिए 13 अरब रुपए से जायद की रकम बरामद कर चुकी है, जबकि आने वाले दिनों में मजीद गिरफ्तारियां और नैब की तरफ से मजीद रेफरेंसेस दायर होने का इम्कान है। इस हवाले से मजीद बात करते हैं इस केस को तफसील से और शुरू से कवर करने वाले नुमाइंदा खुसूसी जाहिद गिशकोरी से। जाहिद, बहुत शुक्रिया। जाहिद, जब FI ने रिपोर्ट दी तो इसको टिप ऑफ द आइसबर्ग कहा था। ये मामला किस हद तक आगे बढ़ा है और किस सिमत में जा रहा है? जो प्ली बार्गेन हो गया, 13 अरब रुपए आ गया, ये क्या बहुत बढ़ने वाला है? आपके ज़राए क्या बताते हैं? शाहजेब, जिस तरह आपने इस केस में पूरा पस मंज़र बताया है, जो आने वाली डेवलपमेंट्स हैं, हमारे ज़राए का ये कहना है कि कम से कम 2 रेफरेंसेस नैब आने वाले दिनों में फ़ाइल कर देगा। तो इस तरह से कुल मिला के 8 रेफरेंसेस इसमें फ़ाइल हो जाएंगे और नैब इस वक्त 12 मुख्तलिफ इन्वेस्टिगेशंस कर रहा है इस केस में, जिसमें 4 इन्वेस्टिगेशंस आखिरी मराहिल में हैं। इसके अलावा 21 इंक्वायरीज़ हैं जो नैब टीम देख रही हैं। 4 मुख्तलिफ टीमें हैं जिसमें 26 नैब के आला तरीन अफसरान इसकी इन्वेस्टिगेशंस कर रही हैं। तो मजमूई तौर पर ये केस जैसे जैसे ही आगे बढ़ रहा है उसमें कम से कम 80 मुल्ज़िमों को नामज़द किया गया है इन 6 रेफरेंसेस में अब तक, और 20 जो मुल्ज़मान हैं उनका रोल मरकज़ी नज़र आता है इन्वेस्टिगेशन में। उसमें जो सबसे आगे हैं वो साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी हैं जो मुख्तलिफ़ नौइयत की 21 इंक्वायरी फेस कर रहे हैं। 4 रेफरेंसेस उनके ख़िलाफ़ फ़ाइल कर दिए गए हैं, जिसमें 2 रेफरेंसेस में वो मरकज़ी मुल्ज़िम के तौर पर सामने आए हैं, 2 शरीक मुल्ज़मान के तौर पर 2 रेफरेंसेस में। और अहम बात यह है कि उनमें 2 का जो उनका जो मरकज़ी किरदार है इन केसेस में, पिंक रेजिडेंसी का एक केस है, फिर हारेश एंड कंपनी का, दोनों रेफरेंस में वो शरीक मुल्ज़िम हैं। साथ ही जो उपल 225 का है वो भी ये केस उनके ख़िलाफ़ है, और दूसरा जरदारी ग्रुप का एक केस है। इसके अलावा एमेनिटी जो प्लॉट्स थे, पार्क लेन का केस है। तो इस तरह से मजमूई तौर पर उसको 4 रेफरेंसेस का, और हमारे ज़राए का ये कहना है कि 2 मज़ीद रेफरेंसेस में उनका रोल होगा, और साथ ही उनकी बहन फरियाल तालपुर का भी एक मरकज़ी किरदार है। सिंध की जो वॉल्यूम 25 था, जिसमें सिंध की जो इंटरनल तमाम GIT का ये दावा था, और अब नैब इन्वेस्टिगेशन टीम का ये बताना है हमारे ज़राए का कि उनके ख़िलाफ़ एक रेफरेंस और फ़ाइल किया जाएगा। तो इस तरह से जो तमाम मुल्ज़मान हैं, जिनके और मुख्तलिफ मुल्ज़मान सामने आए हैं, मजीद फैमिली के 10 मेंबरान हैं, जिसमें 3 इस वक्त नैब की या तो तहवील में हैं या जेलों में हैं। उनका किरदार भी बहुत अहम सामने आया है। 7 मुख्तलिफ ममालिक में उनकी अरबों रुपए की जायदादें नज़र आई हैं। इसके अलावा जो तहकीकात जैसे जैसे आगे बढ़ रही हैं शाहजेब, उसमें जो 5 मुल्ज़मान हैं जो इस वक्त मुल्क से फ़रार हैं, उनका रोल बहुत ही अहम है इस केस को हतमी मराहिल में दाखिल करने के लिए, और उनमें कोई पेशरफ्त नहीं है। 8 महीने की इन्वेस्टिगेशन है नैब की, उनको 16 रेफरेंसेस फ़ाइल करने थे जो अभी तक उन्होंने 6 किए हैं। 5 मुल्ज़मान में जो 3 मुल्ज़मान हैं उनके साथ मुबैना तौर पर आसिफ अली ज़रदारी के वो फ्रंटमैन जाने जाते हैं, जो GIT की इन्वेस्टिगेशन बताती है या फिर नैब का दावा है। उसमें इकबाल मेमन का रोल बहुत अहम है, पार्क लेन में उसका एक कलीदी किरदार है। फिर यूनिस कुदवावी, ये भी बाहर है मुल्क से, उनका एक अहम किरदार है। जो साथ मंजूर काका हैं, उनका भी जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल थे, उनके इर्द गिर्द जो रेफरेंसेस फ़ाइल किए गए हैं, तहकीकात हुई हैं, वो भी मुल्क से बाहर हैं। तो ये 3 मरकज़ी किरदार, इनमें कोई पेशरफ्त नहीं है। इसके अलावा 3 जो मरकज़ी किरदार थे जो मजीद फैमिली के करता धरता थे, कैम क्राउन इंटरनेशनल जो दुबई बेस उनकी कंपनी थी, या तमाम उनके जो अकाउंट्स के अफेयर थे वो देखते थे, वो असलम मसूद थे, वो वापस आए हैं पाकिस्तान। इसके अलावा मोहम्मद उमैर थे और आज़म खान, ये 3 लोग जो करता धरता थे वो वापस आए हैं। इनमें जो हमारे ज़राए का कहना है कि वो पहले ही नैब को एक कमिटमेंट दे चुके हैं कि वो वादा मुआफ़ गवाह बनने जा रहे हैं, पहले ही वो स्टेटमेंट दिया है उन्होंने। तो इससे केस में आगे पेशरफ्त हुई है। और साथ ही कुछ ऐसे किरदार हैं जो नैब की इस वक्त कस्टडी में हैं या मुख्तलिफ जेलों में हैं,
वो उनके साथ बातचीत चल रही है, जो हमारे ज़राए का ये बताना है प्ली बारगेन की शक्ल में। उसमें एक डॉक्टर डिंशा के साथ बातचीत चल रही है, जो मरकज़ी किरदार हैं डॉक्टर डिंशा इस पूरे केस में, और साथ एक आफ्ताब मेमन, जिस तरह आपको मालूम है कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी और सिंध रेवेन्यू बोर्ड से उनका ताल्लुक़ था, वो भी नैब की तहवील में आए थे, तो उनके साथ भी एक बात चल रही है। तो इस तरह से कुछ किरदार सामने आ सकते हैं इस केस में जो प्ली बारगेन करें, क्योंकि 13 लोग पहले ही प्ली बारगेन कर चुके हैं, जो मंजूर कादर काका के साथ थे या पब्लिक ऑफिस होल्ड करते थे, सिंध बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में मुलाजमत कर रहे थे, या फिर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में 13 बिलियन रुपीज़ की ये प्ली बारगेन है। और साथ जो नई और सामने चीज़ें आ सकती हैं, इसमें कुछ ऐसे किरदार हैं जिनकी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी है। शाहज़ेब, जो हमारे ज़राए का बताना है, जिस तरह से फाइनेंस मिनिस्टर उस वक्त थे और इस वक्त के मौजूदा सिंध के चीफ मिनिस्टर, उसके साथ इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी हैं, अगले स्टेज पे इन्वेस्टिगेशन गई है। और साथ ही साबिक जो चीफ मिनिस्टर सिंध थे, उनका भी एक अहम रोल आगे आ रहा है। उस पर नैब का ये क्लेम है कि उन्होंने अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया है, सैयद कैमल इशा का। और जो बाकी कुछ ऐसे लोग थे जो इक़्तिदार में थे उस वक्त, ये जो दौरानिया है 2015 से 17 तक था, जब ये चीज़ें सारी चल रही थी। और जो इन्वेस्टिगेशन बाकी अगले स्टेज की थी, उसमें कुछ मैं आपको ये भी मालूमात देता चलूँ कि इस वक्त तकरीबन 41 लोगों का नाम एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट पे है, और 172 लोग ऐसे हैं जो आर्दी तौर पर मुल्क से बाहर नहीं जा सकते। और बाकी जहाँ तक बिलावल भुट्टो जरदारी का एक रोल था 3 मुख्तलिफ़ केसेस में, उनमें पार्क लेन में उसको नामजद नहीं किया गया था। नैब ज़राए का ये कहना है कि जो जरदारी ग्रुप की इन्वेस्टिगेशन आगे गई है, जिसमें बराह रास्त उसके बिलावल हाउस के 2 करोड़ रुपए के मुख्तलिफ़ बिल जो हैं वो पेश किए गए, भरे गए थे मुख्तलिफ़ अकाउंट से, वो इन्वेस्टिगेशन आगे गई है, लेकिन उनको कोई नामजद नहीं किया जा रहा। हो सकता है आने वाले दिनों में या जब ये इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़े, उसमें कोई ऐसी चीज़ सामने आए जिसको उनको दोबारा इन्वेस्टिगेशन का सामना करना पड़े। तो इस तरह से ये केस 8 महीने में काफ़ी स्टेजेस पे खड़ा है। सारी नज़रें उन मरकज़ी मुल्ज़मान पर हैं जो मुल्क से भागे हुए हैं, और बाकी ये 33 की 33 इन्वेस्टिगेशंस और इंक्वायरीज़ अभी आप कह सकते हैं कि 30% इस पे काम मुकम्मल हुआ है, 70% काम बाकी है। बहुत शुक्रिया ज़ैद गिशकोरी, इस हवाले से तफसीलात बता रहे पूरा केस पर अब तक की जो डेवलपमेंट है। हमने आपको बताया कि JIT ने दावा क्या किया था और इस वक्त केस कहाँ खड़ा है, JIT के दावों के मुताबिक खड़ा है या नहीं खड़ा है। तेज़ी से इस पर काम हो रहा है, जो कि ज़ैद गिशकोरी ने तफसीलात बताई हैं। देखते हैं कि किस तरफ जाता है, और उम्मीद करते हैं कि जो वादा माफ़ गवाह बन रहे हैं या फिर जिनको प्ली बारगेन दिया जा रहा है, उसकी तफसीलात भी ट्रांसपेरेंट अंदाज में आवाम के सामने हों, ताकि आवाम को पता हो कि इल्ज़ाम क्या था, फिर इस मामले में किरदार क्या था। उसके बाद अगर कोई अप्रूवर बना है, कोई वादा माफ़ गवाह बन रहा है, या उसके साथ प्ली बारगेन हो रही है, या उसे माफ़ किया जा रहा है, तो वो किन बुनियादों पर किया जा रहा है और वो दूसरों पर क्या इल्ज़ाम लगा रहा है। ये ट्रांसपेरेंट जितना रखा जाएगा, उतना ही मामला कम सियासी होगा, उतना ही मुस्तकबिल में जाके कम मुतनाज़ होगा, और उतना ही इंसाफ होता नज़र आएगा, ना कि जो माजी में चीज़ें होती रहीं जिन पर फिर टारगेटिंग का और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का इल्ज़ाम लगता है, वैसे इल्ज़ाम लगते नज़र आए। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, एक अहम खबर पर बात करेंगे। साथ ही आपको बताते चलें कि मारूफ स्कॉलर रज़ा अजलान का हमने इंटरव्यू किया था, वो इंटरव्यू भी आपको तफसील से दिखाएंगे। वह मुख्तलिफ ऐसे टॉपिक्स पर उनकी राय जो वो बयान करते हैं, उनसे हमने बड़ी तफसील से बात की है, वो भी आप देख सकेंगे। प्रोग्राम में ब्रेक।